पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पाए गए बैक्टीरिया का नाम किस भारतीय वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया? तो आंसर होगा अजमल खान। तो अभी हाल ही में नासा और यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया के द्वारा जेट प्रपल्शन लेबोरेटरी में किए गए एक रिसर्च में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में बैक्टीरिया की 4 स्ट्रेन का पता चला है। और वैज्ञानिकों की इस टीम में भारत के हैदराबाद यूनिवर्सिटी की एक टीम भी शामिल है और इन स्ट्रेन में से एक का नाम अजमल खान के नाम पे रखा गया। और क्या नाम रखा है? मैथिलोबैक्टीरियम अजमाली। अजमल खान जो कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक है। फिर बताइए किसे वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को। तो प्रसिद्ध मराठी लेखक हैं ये डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, जिनको वर्ष 2020 के 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। और इन्हें ये सम्मान उनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए दिया जाएगा। और इससे पहले 2019 में जो 29वां सरस्वती सम्मान है वो किसे दिया गया था? प्रसिद्ध सिंधी साहित्यकार वासुदेव मोही को उनकी कहानी संग्रह चेक बुक के लिए दिया गया था। के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ये सरस्वती सम्मान दिया जाता है। बाकी डॉक्टर शीला केनी राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार जीता। डॉक्टर राजेंद्र सिंह भंडारी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार जीता था। तो इस प्रश्न से डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले का नाम याद रखना। फिर है, हाल ही में किस पुस्तक ने फिक्शन के लिए बुक क्रिटिक्स अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा हेमनेट। तो मैगी ऑफ फॉरेल के द्वारा लिखी गई हेमनेट, जिसमें ब्यूबोनिक प्लेग से शेक्सपियर के बेटे की मृत्यु का अनुमान लगाया गया। तो इस हेमनेट नाम की पुस्तक ने फिक्शन के लिए नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल पुरस्कार जीता है। इसके अलावा टॉम जॉल्नर की आइलैंड ऑन फायर द रिवोल्ट दैट एंडेड स्लेवरी इन द ब्रिटेन एम्पायर ने नॉन फिक्शन में अवार्ड जीता। बाकी मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य नाम की उपन्यास के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता था। इंदिरा नुई पेप्सिको की पूर्व CEO हैं ये, इन्होंने भी अभी एक बुक लिखी है माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड अवर फ्यूचर। संजय बारू की बात करेंगे, इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा है। फिर बताइए किसे 51वें दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चुना गया है? तो आंसर होगा रजनीकांत को। 1 लाइनर क्वेश्चन है और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा। तो फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया जाएगा रजनीकांत को और ये इसका 51वां संस्करण होगा। 2019 के लिए दिया जा रहा है, ये याद रखना है ना। इससे पहले 2018 का जो 50वां संस्करण था दादा साहब फाल्के अवार्ड का, वो दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और अगर पूछा जाए, जो कि पूछा जाता है एग्जाम में, कि पहला दादा साहब फाल्के अवार्ड कब और किसे दिया गया था? 1969 में एक्ट्रेस देविका रानी को मिला था ये। फिर है, एम्पोरस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित लक्ता सेंटर, ये किस देश में स्थित है? तो आंसर होगा रशिया में। लक्ता सेंटर जो कि रशिया के सेंट पीटर्सबर्ग में स्थित है, जिसको एम्पोरस स्काई स्क्रैपर पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। तो ये ऊंची इमारतों के लिए दिया जाने वाला सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है और रूस ने पहली बार इस पुरस्कार को जीता है। और ये जो लक्ता सेंटर है इसकी ऊंचाई है 462 मीटर। बाकी रशिया में पढ़ चुके हैं, कैपिटल इसकी मॉस्को है, करेंसी रूबल है, व्लादिमीर पुतिन इसके प्रेसिडेंट है, मिखाइल मिशुस्तिन इसके प्रधानमंत्री हैं। फिर बताइए किसे 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद्रन को। आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं ये विश्वभूषण हरिचंद्रन, जिनको वर्ष 2021 के लिए कलिंग रत्न पुरस्कार से अभी सम्मानित किया गया है। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू जी ने उन्हें ये पुरस्कार दिया। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, अभी 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके मराठी उपन्यास सनातन के लिए। प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान जीता इन्होंने। और मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार इन्होंने जीता था। फिर बताइए हाल ही में किसने 2020 ACM ट्यूरिंग अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा अल्फ्रेड वी अहो ने। तो कंप्यूटर साइंस प्रोफेसर हैं ये अल्फ्रेड वी अहो, इन्होंने 2020 का एसोसिएशन फॉर कंप्यूटिंग मशीनरी ट्यूरिंग अवार्ड जीत लिया है। ये जो अवार्ड है इसको कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। और अल्फ्रेड ने अपने सहयोगी जेफरी डेविड उलमेन के साथ ये पुरस्कार साझा किया। बाकी आप जानते ही हो, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान 2020 का गांधी शांति पुरस्कार जीता इन्होंने।
और ओमान के दिवंगत सुल्तान हैं ये कबूस बिन सईद अल सईद 2019 का गांधी शांति पुरस्कार जीता था। फिर बताइए किसे 30वां जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया, तो आंसर होगा सुमन चक्रवर्ती को। तो प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती को इंजीनियरिंग विज्ञान में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 30वें जीडी बिरला पुरस्कार के लिए चुना गया है। ये जो अवार्ड है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी की किसी भी ब्रांच में उनके मूल और उत्कृष्ट योगदान के लिए 50 साल से कम आयु के प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिकों को दिया जाता है। इसमें 5 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले 30वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया इनकी मराठी उपन्यास सनातन के लिए। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक है, 31वां व्यास सम्मान जीता इनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए। और मोहन कृष्ण बोहरा 30वां बिहारी पुरस्कार जीता अपने उपन्यास तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए। अच्छा बताइए, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है, तो आंसर होगा बिहार। तो बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है जिसके पास 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। इनमें से एक है राजगीर और एक है बोधगया। तो ये 2023 से पहली अक्षय ऊर्जा परियोजना के माध्यम से सौर ऊर्जा प्राप्त करना शुरू करेंगे। मतलब इन शहरों में जो एनर्जी आएगी वो अक्षय ऊर्जा से मिलेगी, ग्रीन एनर्जी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। बिहार की कैपिटल पटना है, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। बाकी आप जानते हो भारत का पहला एथेनॉल प्लांट की स्थापना कहाँ पे की जाएगी, छत्तीसगढ़ में। देश का पहला चंदन संग्रहालय बना है कर्नाटक में। और देश का पहला टायर पार्क बना है पश्चिम बंगाल में। अच्छा बताइए, पाक जलडमरू मध्य को यानी कि पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बन गई, तो आंसर होगा श्यामला गुली। तो हैदराबाद की रहने वाली हैं ये, 47 ईयर इनकी उम्र है, नाम है इनका श्यामला गुली। और ये अभी श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित पाक स्ट्रेट को तैरकर पार करने वाली दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। पहली कौन थी, बुला चौधरी थी। बाकी आयशा अजीज भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी। और लेफ्टिनेंट भावना कांत 2021 के जो रिपब्लिक डे परेड हुई थी उसमें भाग लेने वाली पहली महिला पायलट बनी थी। और एम वीरलक्ष्मी भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी। फिर बताइए, अभी किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 टीका बनाया है, तो आंसर होगा रशिया ने। तो अभी रशिया ने कोविड-19 के खिलाफ जानवरों के लिए दुनिया का पहला टीका पंजीकृत किया है। इस टीके का नाम है कार्निवेकोव, रशिया, जिसकी कैपिटल मॉस्को है, करेंसी है रूबल। यहाँ के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है और प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्तिन। फिर बताइए, किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया, तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है। ये राज्य के गजपति जिले में एक पर्वत है और इसकी ऊंचाई है 1501 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। महेंद्रगिरी, हमने कहा यह राज्य की दूसरी सबसे ऊंची चोटी भी है। और महेंद्रगिरी के निवासियों को सोरा लोग यानी कि सोरा पीपल कहते हैं। बाकी देखो, उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हो गए। एस मुरलीधर यहाँ के चीफ जस्टिस बन गए। बाकी भारत का पहला एफपीओ पोर्टल लॉन्च किया अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने। एफपीओ मतलब होता है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। अभी इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना था कौन सा, बिहार। अब बताइए, पहला पूर्ण विद्युतीकृत भारतीय रेलवे जोन कौन सा बन गया, तो आंसर होगा पश्चिम मध्य रेलवे। तो इस जोन के अंतर्गत आने वाली 312 किलोमीटर की रेलवे लाइन पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो चुकी है। और भारतीय रेलवे ने क्या कहा कि वो कब किस वर्ष तक पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो जाएगा, 2023 तक। और 2030 तक पूरी तरह से ग्रीन एनर्जी पे चलने लगेगा, अक्षय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पे चलने लगेगा। बाकी दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे सबसे लंबी मालगाड़ी चलाई थी इन्होंने, जिसका नाम था वासुकी। और दक्षिण मध्य रेलवे की बात करेंगे तो डोर स्टेप बैंकिंग के लिए एसबीआई के साथ समझौता किया था इन्होंने। देखो, रेल मंत्री पीयूष गोयल है। और अभी रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन कौन बन गए, चलो ये प्रश्न मेरा आपसे रहेगा। इससे पहले थे विनोद कुमार यादव, अभी नए कौन बन गए ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। फिर बताइए, देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है, तो आंसर होगा राजस्थान में। तो देश का पहला कृषि आधारित सोलर पावर प्लांट ये जयपुर की कोटपुतली तहसील में लगाया गया है। और अब किसानों को दिन के समय में भी कृषि कार्य के लिए आसानी से बिजली मिल सकेगी। और इस प्लांट में हर साल 17 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन किया जाएगा और ये प्लांट
प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान यानी कि कुसुम योजना के तहत स्थापित किया गया है। कृषि मंत्री कौन है हमारे? नरेंद्र सिंह तोमर है। और राजस्थान की बात है तो इसकी कैपिटल जयपुर है, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं, गवर्नर है कलराज मिश्र और इंद्रजीत मोहंती यहाँ के चीफ जस्टिस है। वैसे अभी मध्य प्रदेश के सांची में देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क भी बनेगा और मेघालय के शिलोंग में पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल लॉन्च किया गया और भारत का पहला स्की पार्क ये बना है हिमाचल प्रदेश में। फिर बताइए, एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव सेक्रेटरी जनरल किसे नियुक्त किया गया? आंसर होगा एग्नेस कैलमर्ड को। तो सऊदी पत्रकार जमाल खाशोगी की हत्या के बाद संयुक्त राष्ट्र की जांच टीम का नेतृत्व करने वाली एग्नेस कैलमर्ड को एमनेस्टी इंटरनेशनल का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। एमनेस्टी इंटरनेशनल ये एक नॉन प्रॉफिट एनजीओ है जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा लंदन में। तो सिंपल सा याद रखना एग्नेस कैलमर्ड का नाम। बाकी एनगोजी ओकुंजो-इवेला ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। हेनरी मोनिच ये फेसबुक के पहले मुख्य अनुपालन अधिकारी बने और एनडी जेसी अमेजन के सीईओ बने। फिर बताइए, ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो आंसर होगा सुभाष कुमार को। एक्चुअल में अभी तक ओएनजीसी के जो सीएमडी थे वो शशि शंकर थे, लेकिन 31 मार्च को अब ये रिटायर्ड हो गए, तो अब सुभाष कुमार को ओएनजीसी के सीएमडी का एडिशनल चार्जेस दिया गया। ओएनजीसी मतलब ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। बाकी जीपी सामंत ये भारत के मुख्य सांख्यिकीविद चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया बने। ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और एनवी रमन हमारे अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये 48 नंबर के, क्योंकि अभी तक जो 47 नंबर के शरद अरविंद बोबड़े थे इनके रिटायरमेंट के बाद ये जो नए बनेंगे। अच्छा बताइए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक कौन बने हैं? तो आंसर होगा मुखमीत एस भाटिया। कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन इसके डायरेक्टर जनरल बने हैं ये। बाकी आतिश चंद्र ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। सौरभ गर्ग यूआईडीएआई के नए सीईओ बने और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने। फिर बताइए, ब्रिटानिया का अतिरिक्त निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा उर्जित पटेल को। उर्जित पटेल कौन है? आरबीआई के पूर्व गवर्नर हैं ये, जिनको अगले 5 सालों के लिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री का एडिशनल डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ये 2016 से 2018 तक आरबीआई के गवर्नर थे। अच्छा, एक प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, अभी इन्होंने एक बुक लिखी थी, कई बार मैं आपको बता चुका हूं उस बुक के बारे में। अभी आप बताओ कमेंट बॉक्स में टाइप करके कौन सी बुक लिखी थी इन्होंने। और आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। साथ में ये भी बताओ शक्तिकांत दास कौन से नंबर के गवर्नर है आरबीआई के। बाकी एग्नेस कैलमर्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल की नई सेक्रेटरी जनरल बनी। विकास सिंह सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने और अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ बने। फिर हाल ही में क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आदिल जैनुल भाई को। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद के पूर्व अध्यक्ष आदिल जैनुल भाई को क्षमता निर्माण आयोग यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। बाकी सुभाष कुमार ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला। ए गणपति नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के डायरेक्टर जनरल बने और मैंने आपको बताया एनवी रमन के बारे में, हमारे ये 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे शरद अरविंद बोबड़े के रिटायरमेंट के बाद, जो कि 47 नंबर के हैं। स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो आंसर होगा एडवर्ड हैगर। एक्चुअली अभी तक स्लोवाकिया के जो प्रधानमंत्री थे कौन? इगोर मोटोविक, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और अब स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं एडवर्ड हैगर। देखो स्लोवाकिया की कैपिटल क्या है? ब्रेटिस्लावा और स्लोवाक कोरुना यहाँ की करेंसी है। यहाँ के अभी प्रेसिडेंट बनी थी जुजाना केपुटोवा, पहली महिला प्रेसिडेंट है स्लोवाकिया की, वो भी याद रखना। बाकी मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने। सामिया सुलुहु हसन तंजानिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और यावेरी मुसेवेनी युगांडा की 6वीं बार प्रधानमंत्री बनी। फिर बताइए, पीईएसबी यानी कि सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड, इंग्लिश में बोलेंगे तो पब्लिक एंटरप्राइजेज सिलेक्शन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मल्लिका श्रीनिवासन को। तो टेफे यानी कि ट्रैक्टर एंड फार्म इक्विपमेंट लिमिटेड की एमडी सीईओ हैं ये मल्लिका श्रीनिवासन, जिनको कार्मिक मंत्रालय के द्वारा अभी सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।
और ये ऐसा पहली बार है कि किसी प्राइवेट सेक्टर के विशेषज्ञ को PESB के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया हो। तो क्या नाम है? मल्लिका श्रीनिवासन। बाकी अनामिका का नाम आपने सुना होगा, हिंदी लेखिका है ये। अभी इन्होंने टोकरी में दिगंत थेरी गाथा जो इनका उपन्यास है उसके लिए हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी अवार्ड जीता था। अतीश चंद्र फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और अनीश शाह महिंद्रा एंड महिंद्रा के MD CEO बने। अच्छा बताइए, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा सुशील चंद्रा। और ये कौन से नंबर के हैं? ये 24वें नंबर के हैं। इन्होंने जगह ली है सुनील अरोड़ा की, जो भी 23वें नंबर के थे, वो रिटायर्ड हो गए। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहीं से कवर कराता हूँ। जैसे कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और संविधान के किस भाग में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो भाग 15। अच्छा, संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 324। उसके अलावा संविधान की किस अनुसूची में निर्वाचन आयुक्त की शपथ के बारे में बताया गया? तो अनुसूची 3 में। अच्छा बताइए, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950। और यही कारण है हम हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल वोटर्स डे। और भारत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल कितना होता है? या तो 6 साल या 65 वर्ष, जो पहले हो जाए। अच्छा, भारत के पहले निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की आयु को 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया गया? 61वां संविधान संशोधन 1988। और EVM यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग सबसे पहले किस राज्य में हुआ? केरल में। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको याद रखने। बाकी देखो, आदिल जैनुल भाई आप जानते हो, क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने थे। NV रमन ये हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, 48 नंबर के हैं। और मुखमीत S भाटिया कर्मचारी राज्य बीमा निगम एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल बने। अच्छा बताइए, वियतनाम के अगले प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा फम मिन चिन। तो वियतनाम की नेशनल असेंबली ने देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में फम मिन चिन के नामांकन की पुष्टि की है। और ये पूर्व प्रधानमंत्री गुयेन जुआन फुक का स्थान लेंगे। बाकी एडवर्ड हैगर ये स्लोवाकिया के नए प्रधानमंत्री बने। अभी मार्क रूट नीदरलैंड के चौथी बार प्रधानमंत्री बने थे। वियतनाम की कैपिटल होती है हनोई। बताइए, कोसोवो की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बन गई? तो आंसर होगा वोजोसा उस्मानी। ये जो कोसोवो है इसकी कैपिटल होती है प्रिस्टिना, करेंसी इसकी यूरो है। बाकी सामिया सुलुहु हसन अभी तंजानिया की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। मारिया द्राघी इटली के प्रधानमंत्री बने। और मार्सेलो रेबेलो डी सोसा पुर्तगाल के प्रेसिडेंट बने। अच्छा, भारत के अभी 48वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए? तो आंसर होगा NV रमन्ना। तो अभी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने न्यायमूर्ति NV रमन्ना को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया। 48 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं ये। शरद अरविंद बोबड़े थे इनसे पहले, जो भी रिटायर्ड हो गए। बाकी सुशील चंद्रा भारत के नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, ये 24वें नंबर के बने हैं। अच्छा देखो, याद रखना भी आसान है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इन दोनों में क्या रिलेशन बन रहा है? ये इससे डबल है, ये 24वें नंबर के हैं तो वो 48 नंबर के है ना। बाकी आदिल जैनुल भाई क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन के अध्यक्ष बने। और संजीव कुमार एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने। फिर बताइए, संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा ज्ञानेश कुमार को। तो केरल केडर के IAS अधिकारी हैं ये ज्ञानेश कुमार, जिनको संसदीय कार्य मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अच्छा, वैसे हमारे संसदीय कार्य मंत्री कौन है? यानी कि पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर, तो वही है जिनके पास कोल और माइंस मंत्रालय है, यानी कि प्रहलाद जोशी, जिनका निर्वाचन धारवाड़ कर्नाटक है। अच्छा, इनके अलावा अभी अली रजा रिजवी ये सार्वजनिक उद्यम विभाग के नए सचिव बने। और जतीन्द्र नाथ स्वेन इनको मत्स्य विभाग का सचिव नियुक्त किया गया। अच्छा, राजस्व सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा तरुण बजाज को। तो अभी तक ये आर्थिक मामलों के सचिव थे तरुण बजाज। और आपको याद होगा फरवरी में राजस्व विभाग के सचिव थे जो थे अजय भूषण पांडे, वो रिटायर्ड हो गए थे। उसके बाद तरुण बजाज को राजस्व विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था, पर अभी तरुण बजाज को परमानेंट राजस्व सचिव बना दिया गया है। तो अब इनका नाम आपको याद रखना है। और अजय सेठ ये अब हमारे नए आर्थिक मामलों के सचिव बन गए हैं, ये तरुण बजाज की जगह लेंगे। तो सीधा सीधा याद रखो, आर्थिक मामलों के सचिव कौन बन गए? अजय सेठ। और राजस्व सचिव बन गए तरुण बजाज। बाकी आदिल जैनुल भाई
ये कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन क्षमता निर्माण आयोग के अध्यक्ष बने थे। सुभाष कुमार ओएनजीसी के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार मिला इनको। फिर बताइए डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए? तो आंसर होगा विराट कोहली। तो ये एक सामान्य बीमा कंपनी है डिजिट इंश्योरेंस और इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए अभी विराट कोहली। और ये डिजिट इंश्योरेंस 1.9 बिलियन डॉलर के मूल्यांकन के साथ 2021 का पहला यूनिकॉर्न भी बन गया है। बाकी अजिंक्य रहाणे नियोग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बने। नियोग्रोथ ये छोटे व्यवसायों को लोन देने वाली एक कंपनी है। सचिन तेंदुलकर पेटीएम फर्स्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने और राणा दुग्गुबती ये सीएट टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर बने। अच्छा बताइए वीवो ने किसे अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो चाइनीज स्मार्टफोन कंपनी है वीवो जिसने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अभी विराट कोहली डिजिट इंश्योरेंस के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी रोहित शर्मा ग्लेनमार्क फार्मा के ब्रांड एम्बेसडर बने। राणा दुग्गुबती ये सीएट टायर के बने और कार्तिक आर्यन डोरिटोस के बने। पेप्सिको इंडिया के चिप्स का ब्रांड है ये डोरिटोस। बाकी एक और नाम बताऊं मैं आपको, पृथ्वी शॉ अभी स्पोर्ट्स एक्सचेंज के ये ब्रांड एम्बेसडर बने। एक फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म है ये स्पोर्ट्स एक्सचेंज और इसी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभी पृथ्वी शॉ। बाकी सचिन तेंदुलकर मैं आपको बता चुका हूँ पेटीएम फर्स्ट गेम्स के बने। अजिंक्य रहाणे नियोग्रोथ के ब्रांड एम्बेसडर बने और दीपिका पादुकोण ये लिवाइस के ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। ये नाम भी याद रखना। फिर है भारत ने किस देश के साथ वज्र प्रहार 2021 नाम के एक अभ्यास का आयोजन किया? तो आंसर होगा अमेरिका। तो भारत और अमेरिका के बीच में हुआ ये वज्र प्रहार नाम का युद्ध अभ्यास, ये इसका 11वां संस्करण था। और हुआ कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश के बकलो में स्थित स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग स्कूल में हुआ। देखो अमेरिका के प्रेसिडेंट नए बन गए जो बाइडेन, उनका नाम है 46 नंबर के हैं। यहाँ की जो पहली महिला उपराष्ट्रपति बनी उनका नाम कमला हैरिस है। अच्छा बताइए भारतीय सेना किस देश में आयोजित शांतिर ओग्रोशोना 2021 अभ्यास में हिस्सा लेगी? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में वहाँ के जो राष्ट्रपिता कहे जाते हैं बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, उनकी जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में अभी बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांतिर उग्रसेना 2021 जिसे शांति का फ्रंट रनर भी कहा जाता है, ये आयोजित किया जाएगा। और ये बांग्लादेश की आज़ादी के 50 साल पूरे होने का प्रतीक भी होगा। और इसमें भारतीय सेना सहित भूटान श्रीलंका की सेना की टुकड़ियां भी पार्टिसिपेट करेंगी। और इस एक्सरसाइज का विषय है मजबूत पीस कीपिंग ऑपरेशंस। देखो बांग्लादेश की कैपिटल मैंने आपको बताई क्या है, ढाका है, करेंसी टका है, शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है और अब्दुल हामिद यहाँ के प्रेसिडेंट है। फिर बताइए अभी दिल्ली आईएसएसएफ शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था, उसमें भारत किस स्थान पे रहा? पहले स्थान पे रहा। अभी मार्च में हुआ था ये और इसमें भारत ने टोटल 30 मेडल जीते हैं जिसमें 15 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 6 ब्रॉन्ज है। इसके साथ भारत टॉप पे है, सेकंड नंबर पे इसमें अमेरिका रहा। अच्छा इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? म्यूनिक जर्मनी में। फिर बताइए 2023 में पुरुषों की मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप किस देश में आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा उज्बेकिस्तान में। तो उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में होगी 2023 में पुरुषों की वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ये इसका 22वां संस्करण होगा और उज्बेकिस्तान पहली बार इसे होस्ट कर रहा होगा। और उज्बेकिस्तान से अभी याद है ना, मार्च में हमने उज्बेकिस्तान के साथ एक एक्सरसाइज भी किया था। कहाँ पे? उत्तराखंड में। एक्सरसाइज का नाम था डस्ट लिक। उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद है, करेंसी सोम है, प्रेसिडेंट है शौकत मिर्जियोयेव। फिर बताइए अभी किसने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। तो ब्रिटेन के फार्मूला 1 ड्राइवर हैं ये लुइस हैमिल्टन और अभी इन्होंने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीत लिया है। और ये किस कंपनी के ड्राइवर हैं, किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, इस तरह का प्रश्न भी एग्जाम में आता है। तो मर्सिडीज के ये ड्राइवर हैं। फर्स्ट पे रहे लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, सेकंड पे मैक्स वर्स्टपन रहे जो कि रेड बुल के ड्राइवर हैं और तीसरे नंबर पे रहे वोल्टेरी बोटास जो कि मर्सिडीज के ही ड्राइवर हैं। फिर बताइए मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप किसने जीत ली अभी? तो आंसर होगा एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर हैं ये एशले बार्टी और उन्होंने अभी मियामी ओपन टेनिस चैंपियनशिप में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया और लगातार उन्होंने दूसरी बार ये टाइटल जीता है। आपको बता दूं 2019 में इन्होंने फ्रेंच ओपन जीता था, उसके बाद विश्व की नंबर 1 रैंक पर आ गई थी ये
एशले बार्टी ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है ये। और मेन सिंगल टाइटल किसने जीता इस चैंपियनशिप में? तो हुबर्ट हुरकेज ने, ये पोलैंड के प्लेयर हैं। बाकी देखो नाओमी ओसाका, ये भी एक टेनिस प्लेयर हैं, जापान की हैं ये। और सानिया मिर्जा, ये भारत की टेनिस प्लेयर है। आपको याद होगा पिछले साल फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी थी ये। फेड कप ये महिलाओं का टेनिस टूर्नामेंट है। और सोफिया केनिन, ये किस देश की है? ये यूएसए की है। कई बार प्लेयर के डायरेक्ट 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, देखो प्लेयर से वो किस खेल से संबंध रखते हैं और उनकी नेशनलिटी क्या है, स्टैटिक क्वेश्चंस बनता है। तो ये याद होने चाहिए आपको, खास तौर पे वो प्लेयर जो भी न्यूज़ में बने हुए हैं, जैसे किसी ने कुछ टूर्नामेंट जीत लिया, किसी को कोई अवार्ड मिल गया, इस तरह से। फिर बताइए नेम प्लेस एनिमल थिंग नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा दरिबा लिंडम ने। बाकी डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले, हमने पढ़ा था 2020 का 30वां सरस्वती सम्मान के लिए इनको चुना गया, इनके उपन्यास सनातन के लिए। मोहन कृष्ण बोहरा तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए 30वां बिहारी पुरस्कार जीता इन्होंने। और प्रोफेसर शरद पगारे हिंदी लेखक हैं, अभी अपने उपन्यास पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी के लिए 31वां व्यास सम्मान जीता है। अच्छा बताइए सुपारी पालन नाम की जो बुक है इसको अभी रिलीज किया, इसके लेखक कौन है? डॉक्टर शैलेंद्र जोशी। और हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने ही इस बुक को रिलीज किया है, जिसे लिखा है डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। तो ये जो सुपारी पालन नाम की जो बुक है, ये तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव श्री SK जोशी के द्वारा लिखित इको टी कॉलिंग टूवर्ड्स पीपल सेंट्रिक गवर्नेंस का तेलुगु अनुवाद है, और ये अनुवाद किया डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। बाकी नितिन गोखले, मनोहर पारिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ नाम की बुक को लिखा। संजय बारू ने इंडियाज पावर एलाइट कास्ट क्लास एंड कल्चरल नाम की बुक को लिखा। और इंदिरा नुई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम की बुक को लिखा। फिर बताइए हाल ही में एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा मोहन कांडा ने। तो हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है एम वेंकैया नायडू जी, उन्होंने इस बुक को रिलीज किया है, जिसको लिखा है आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव डॉक्टर मोहन कांडा ने, जिसका नाम है एग्रीकल्चर इन इंडिया कंटेम्परेरी चैलेंजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डबलिंग फार्मर्स इनकम। अच्छा, सरकार ने किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2022 तक का। वैसे अभी वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने एक बुक और रिलीज की थी, कौन सी बुक? सुपारी पालन, जिसको लिखा था डॉक्टर शैलेंद्र जोशी ने। फिर बताइए हाल ही में किस बैंक ने ऑफलाइन कारोबार को डिजिटल बनाने के लिए एन स्टोर के साथ समझौता किया? तो आंसर होगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। तो देश में ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं और छोटे व्यवसायों को डिजिटलाइज करने के लिए उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने एन स्टोर के साथ समझौता किया है। तो समझौते के तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा अपने माल को ऑनलाइन बेचने के लिए करंट अकाउंट ग्राहकों को एक मोबाइल एप्लीकेशन एन लिंक्स की पेशकश की जाएगी। तो बैंक स्थानीय व्यवसायों जैसे कि किराना स्टोर हो गए, जनरल स्टोर हो गए, मेडिकल शॉप, स्टेशनरी वगैरह, इनकी मदद करना चाहती है। देखो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको बेंगलुरु में। बाकी अभी ICICI बैंक फोन पे के साथ फास्टैग जारी करने वाला पहला बैंक बना। एक्सिस बैंक ने अभी वेयर एंड पे कॉन्टैक्टलेस पेमेंट वेयरेबल डिवाइस को लॉन्च किया। अच्छा बताइए अभी अप्रैल 2021 में RBI के एक उप राज्यपाल हैं जिन्होंने अपना पद छोड़ दिया, मतलब वो रिटायर्ड हो गए, उनका नाम क्या है? BP कानूनगो। अभी 2 अप्रैल को ये रिटायर्ड हो गए, इनका कार्यकाल समाप्त हो गया। वैसे RBI में 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, अभी एक तो चले गए, बाकी 3 कौन बचे? महेश कुमार जैन, MD पात्रा और राजेश्वर राव। और RBI के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जो कि 25वें नंबर के हैं। अच्छा, RBI ने पेमेंट्स बैंक बैलेंस की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया? तो आंसर होगा 2 लाख रुपए। तो अभी RBI ने पेमेंट्स बैंक के खाता धारकों के लिए एंड ऑफ द डे बैलेंस को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया, जिसकी अभी तक सीमा कितनी थी? 1 लाख रुपए थी। यानी कि अगर पेमेंट बैंक में आपका अकाउंट है तो आप उसमें 1 लाख रुपए तक के अभी तक रख सकते थे, लेकिन अब आप 2 लाख रुपए तक रख सकते हो। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, याद रखना। पेमेंट बैंक होते क्या है? तो बेसिकली ये भी एक तरह के बैंक ही होते हैं, और इसे दूर दराज के क्षेत्र में, गांव वगैरह में जो लोग अभी तक बैंकिंग क्षेत्र से नहीं जुड़े, मोस्टली उनको ध्यान में रख के इनको शुरू किया गया था। और इनमें अभी तक सीमा कितनी थी?
मतलब 1 लाख रुपए तक आप जमा करा सकते थे, लेकिन अभी वो सीमा को बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दिया, उस लिमिट को, ये याद रखना। पेमेंट बैंक में एक कुछ लिमिटेशंस होती हैं, जैसे कि आप लोन नहीं ले सकते हो, यहाँ पे आपको क्रेडिट कार्ड नहीं मिलेगा और फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता यहाँ पे। आप करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोल सकते हो यहाँ पे आराम से, तो ये ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ मिलकर यूनी कार्बन कार्ड को लॉन्च किया? तो आंसर होगा HPCL। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के रुपे प्लेटफॉर्म पर HPCL को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, जिसका नाम है यूनिक कार्बन कार्ड, को लॉन्च किया है। ये एक सबसे यूनिक कार्ड है जिसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और HPCL ने रुपे के साथ मिलकर के बनाया है। देखो, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। इसके CEO हैं राज किरण राय और इसकी टैगलाइन होती है गुड पीपल टू बैंक विद। और HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसका भी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर MK सुराना है। फिर बताइए, उत्कल दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 अप्रैल को। एक्चुअली 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा को एक अलग राज्य के रूप में घोषित किया गया था और इसी के उत्सव में हर साल को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे ही ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस या उत्कल दिबासा के रूप में भी जाना जाता है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री हो गए नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। अभी नए चीफ जस्टिस बने थे S मुरलीधर उनका नाम है। और बताया मैंने आपको कि RBI की स्थापना भी कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। फिर बताइए, विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 2 अप्रैल को। तो दुनिया भर में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल इसे 2 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑटिज्म क्या है? तो ये एक डिसऑर्डर है, मतलब एक दिमागी बीमारी है जिसमें मरीज न तो ठीक से बात कर पाते और न ही दूसरों की बातों को समझ पाते, मतलब आप उनसे संवाद स्थापित, कम्युनिकेशन स्थापित नहीं कर सकते। ये एक डेवलपमेंट डिसेबिलिटी है और इसके लक्षण बचपन में ही नजर आ जाते हैं। तो सिंपल से याद रखो, 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाता है और 2 अप्रैल को ही इंटरनेशनल चिल्ड्रंस बुक डे भी मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाल पुस्तक दिवस, जिसकी थीम थी द म्यूजिक ऑफ वर्ड्स। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 4 अप्रैल को और इसे मनाने का उद्देश्य है बारूदी सुरंगों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके उन्मूलन की दिशा में प्रगति करना। और इसकी थीम रही दृढ़ता, भागीदारी, प्रगति, यानी कि परसेवरेंस, पार्टनरशिप और प्रोग्रेस। बताइए, राष्ट्रीय समुद्री दिवस नेशनल मैरीटाइम डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। हर साल ये 5 अप्रैल को ही मनाया जाता है भारत में। और आपको बता दूं कि भारतीय समुद्री क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को पहचानने के लिए इस दिन वरुण पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। ये तो हो गया नेशनल मैरीटाइम डे। एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे, विश्व समुद्री दिवस भी होता है। वो हम कब मनाते हैं बताओ? वो हम सितंबर के आखिरी गुरुवार को मनाते हैं, ये याद रखना। अच्छा बताइए, अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 5 अप्रैल को। तो संयुक्त राष्ट्र हर साल 5 अप्रैल को इंटरनेशनल डे ऑफ कॉन्साइंस के रूप में मनाता है। तो ये दिन लोगों को आत्मचिंतन करने, अपने विवेक का पालन करने और सही काम करने के स्मरण में चिन्हित किया गया है। पहली बार इसे 2020 में ही मनाया गया था, यानी कि ये इसका दूसरा संस्करण है, याद रखना इसे। बताइए, विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 7 अप्रैल को। और 7 अप्रैल को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। अच्छा, इसकी थीम क्या रही? सभी के लिए एक स्वस्थ, स्वच्छ दुनिया का निर्माण करना। अच्छा बताइए, भारत के प्रथम पर्यावरण मंत्री का भी निधन हो गया। उनका नाम क्या था? दिग्विजय सिंह झाला। तो पूर्व केंद्रीय पर्यावरण मंत्री और गुजरात के वांकानेर के विधायक थे ये दिग्विजय सिंह झाला, इनका भी निधन हो गया। ये 1982 से 84 तक देश के पहले पर्यावरण मंत्री थे। और वर्तमान में हमारे पर्यावरण मंत्री कौन है? एनवायरमेंट मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। बताइए, देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर का निधन हो गया। उनका नाम क्या है? चंद्रा नायडू। तो देश की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी ये चंद्रा नायडू। इनका भी 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कर्नल CK नायडू की बेटी थी। वैसे शशिकला, ये बीते जमाने की जाने मानी एक्ट्रेस थी शशिकला, इनका भी निधन हो गया अभी। और राधे श्याम खेमक
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गीता प्रेस के अध्यक्ष थे ये राधे श्याम खेमका, इनका भी निधन हो गया। फिर बताइए अभी किस देश ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो आंसर होगा भारत ने। तो हमारे जो सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने बताया कि भारत ने सबसे तेज सड़क निर्माण का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। भारत ने एक्चुअली 24 घंटे के भीतर 2.5 किलोमीटर 4 लेन की कंक्रीट सड़क बना करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में प्रवेश किया है। और अभी 24 घंटे के भीतर 25 किलोमीटर की कोलतार सोलापुर बीजापुर सड़क भी बनाई है। उसके अलावा वित्त वर्ष 2020-21 में 37 किलोमीटर सड़क हर दिन बना करके एक रिकॉर्ड बनाया है। फिर बताइए किस राज्य सरकार ने अनूठी उपहार योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए एक अनूठी उपहार योजना को शुरू किया। इसी तरह से अभी मध्य प्रदेश ने भी कोरोना के खिलाफ एक जन जागरूकता अभियान शुरू किया था। अभी गोवा के सरकार ने मुख्यमंत्री देवदर्शन योजना को शुरू किया। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना को शुरू किया था और उत्तराखंड सरकार ने घरों की पहचान चेली का नाम योजना शुरू की। फिर बताइए हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में भारत की रैंक क्या रही? तो आंसर होगा 140। और इस इंडेक्स को जारी किया किसने? इस रिपोर्ट को जारी किया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। और भारत इसमें 156 देशों में से 140वें स्थान पर रहा। टॉप पे इसमें आइसलैंड रहा, 12वीं बार इसने इस लिस्ट को टॉप किया। सेकंड पे फिनलैंड है और तीसरे पे है नॉर्वे। बाकी भारत के कुछ पड़ोसी देशों की बात करेंगे तो बांग्लादेश 65 नंबर पे है, नेपाल 106 स्थान पे रहा, श्रीलंका 116वें स्थान पे रहा और भूटान 130 पे रहा, पाकिस्तान 153 पे और अफगानिस्तान 156 पे है, भारत 140 पे है। उसके अलावा अभी जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था यूनाइटेड नेशन ने, उसमें भारत 139 पे था। टॉप पे उसमें फिनलैंड था। और जो अभी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स आया था उसमें भारत 56 पे था। टॉप पे टर्की था। और अभी इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 को रिलीज किया था, उसमें भारत 53 नंबर पे रहा। टॉप पे था नॉर्वे। फिर बताइए भारत किस देश में रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करेगा? तो आंसर होगा बांग्लादेश में। तो भारत जो है ये बांग्लादेश के रूपपुर में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण करेगा और इस परियोजना पर भारत रशिया के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो भारत रूस करार के तहत किसी दूसरे देश में परमाणु ऊर्जा परियोजना बनाने के मामले में यह पहला प्रयोग है और भारत इस न्यूक्लियर प्लांट के लिए ट्रांसमिशन लाइनों के विकास में भी सहायता करेगा। ये बांग्लादेश के पद्मा नदी के किनारे रूपपुर में बनाया जा रहा है, जो कि बांग्लादेश का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है। इसमें 2 यूनिट है और प्रत्येक की जो कैपेसिटी है 1.2 गीगावाट है। तो ये पहली बार है जब भारत देश के बाहर किसी भी परमाणु परियोजना में शामिल होगा, क्योंकि देखो भारत जो है वो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का हिस्सा नहीं है, इसलिए हम परमाणु ऊर्जा रिएक्टरों के निर्माण में सीधे भाग नहीं ले सकते हैं, इसलिए हम रशिया के साथ मिलकर के काम कर रहे हैं। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी आपको मिलेगा ढाका में, करेंसी है टका, प्रधानमंत्री है शेख हसीना, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। फिर बताइए नीति आयोग के द्वारा शुरू किए गए एम प्राइम कार्यक्रम किस उद्देश्य से संबंधित है? विज्ञान आधारित स्टार्टअप को बढ़ावा देना। तो नीति आयोग ने अभी एम प्राइम मतलब हो गया अटल इनोवेशन मिशन, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर्स ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो अभी इसको लॉन्च किया है नीति आयोग ने। इसका उद्देश्य है पूरे भारत में विज्ञान आधारित जो भी स्टार्टअप्स हैं और जो भी उद्यम है, जो भी बिजनेसेस हैं, उनको बढ़ावा देना, उनका समर्थन करना। और अटल इनोवेशन मिशन ने इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के साथ समझौता किया। देखो नीति आयोग से याद रख लो, एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री, जो कि वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। उपाध्यक्ष कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, राजीव कुमार है। और सीईओ, नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये भी कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ प्रश्न है, अमिताभ कांत इसका आंसर है।